Hello and welcome. It's Monday morning, and I hope you had a nice weekend. You enjoyed your weekend. I hope you saw the movie also, Sushant's last movie. I got a chance to see it, Dil Bechara, and I enjoyed it also. So, whenever you are free, you also see the movie, okay? But coming back to the lesson, today is Monday, it's history period for you, and I am going to continue the chapter Writings and City Life. इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, इस वीडियो के साथ आपको मैं एक पीडीएफ भेजूंगी जिसमें पूरा सिलेबस मेंशन्ड होगा. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि 3 चैप्टर्स कट चुके हैं, यानी कि पहले 11 चैप्टर्स थे आपके सिलेबस में, अब सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं. एंड आई विल ट्राई टू फिनिश 5 चैप्टर्स बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जाम. लेट अस सी, जैसा होगा आपको बताया जाएगा, वेल इन एडवांस आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा. फ़िलहाल हम अपने लेसन के बिल्कुल एंड पे तो नहीं है, बट सेकंड लास्ट पार्ट है, जो इसके आगे वाला पार्ट है उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. क्विक रिकैप. In the last lecture, I told you about how writing developed, uses of writing, कि writing क्यों, writing का क्या इस्तेमाल था, writing actually में कैसे develop हुई और क्यों उसकी जो मांग थी, या the reason for writing to come in the foray, why it happened. I have explained you in the previous chapter. कैसे seals आए, कैसे लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया. और राइटिंग वाज समथिंग विच वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एंड एवरीबडी कुड नॉट डू इट. सो दोज हु कुड रीड एंड राइट वर रिस्पेक्टेड इमेंसली. उन लोगों की बहुत इज्जत की जाती थी और उनको सोसाइटी में एक बड़ा ऊंचा उनकी प्लेस जो थी वो बहुत ही एक हाई प्लेस पे उनको, जैसे टीचर्स होते हैं वैसे उनको भी एक हाई प्लेस दी जाती थी. एंड स्पेशली द किंग्स, इफ़ दे न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था. राइट. आज के इस मॉड्यूल में आई विल बी कवरिंग 2 पॉइंट्स विद यू. पहला है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, यानी कि सदर्न मेसोपोटामिया में कैसा डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट से हमने राइटिंग की तरफ जो है बात जाती है कि हाउ डिड इट लीड टू मोर डेवलप्ड वे ऑफ राइटिंग. What was the second point I will cover is how was the city life over there. किस तरीके से लोग रहते थे, किस environment में लोग रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, पहनते थे, और उनके कुछ ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स के बारे में ये आज का मॉड्यूल है. राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया. बेसिकली हम देखते हैं कि इन द ईयर और वी कैन से 5000 BC में सदर्न मेसोपोटामिया डेवलप होना शुरू हुई. ओके, सिटीज़ डेवलप हुई, लेकिन ये जो सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो हम 3 वेज में पढ़ेंगे. मतलब पहले जो सिटीज़ थे वो टेम्पल्स के चारों तरफ डेवलप होते थे. सो टेम्पल्स हैड अ वेरी वेरी important role to play in the society of the Mesopotamian civilization. Second थे कि कुछ cities they developed as trade centers, जहाँ पे जैसे हमारे आज के दिनों में जैसे metropolitan cities होते हैं, जहाँ पे मेन हब होता है ट्रेड का, बिजनेस का, वैसे ही उस ज़माने में भी कुछ सिटीज़ थे जो स्पेशली ट्रेड के लिए जाने जाते थे. ओके. एंड देन वी हैव द इम्पीरियल सिटीज़. इम्पीरियल सिटीज़ होती हैं जो जिन सिटीज़ को या एक सिटी को जो उस समय का राजा था वो अपना कैपिटल बनाता था,
तो because it was the capital city of that kingdom, that city had to develop, or it was developed and it had all the facilities that a big city should have. ठीक है. Now, लेकिन हम जो इस चैप्टर में सिर्फ दो, वी आर नॉट कवरिंग द इम्पीरियल सिटीज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Not much has been discussed about imperial cities, but yes, the cities around temples and the trade centers are discussed in this chapter. Okay, now coming to the first part of the first type of cities that developed near the temples or around the temples. Now उस ज़माने में जो भगवान तो कोई एक थे नहीं, तो नेचर गॉड्स को माना जाता था, राइट. सो दीज नेचर गॉड्स कुड बी सन गॉड, मून गॉड, और द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर. तो जैसे मून गॉड थे तो मून गॉड का नाम होता था उर, UR, ओके. और इनाना was the name of the goddess of love and war. So they had different names for these gods and goddesses, and they had plenty of gods and goddesses. और हर god के लिए एक मंदिर बनाया जाता था, या एक goddess के लिए एक मंदिर बनाया जाता था. Now जो हमको सबसे earliest, सबसे पुराना टेम्पल मिला है, it is a small shrine जो कि unbaked bricks से बने हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि जो bricks होते हैं, ईंट जिससे घर बनता है, आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ अगर बिल्डिंग बन रही है या घर बन रहा है तो रेड कलर के ब्रिक्स आते हैं, राइट. उस ज़माने में रेड कलर के ब्रिक्स नहीं होते थे, लेकिन ब्रिक्स को मिट्टी से बनाया जाता है, राइट. तो उस ज़माने में क्ले से बनाया जाता था और उसको आग में पकाया जाता था, उसको सॉलिड किया जाता था. लेकिन उनको कहते हैं हम लोग बेक्ड ब्रिक्स. जैसे केक बेक होता है भट्टी में डाल के, वैसे ही जो पत्थर थे या ईंट थी उसको मिट्टी को बेक करके ईंट बनती थी. लेकिन जो अनबेक्ड ब्रिक्स होते हैं उसको भट्टी में नहीं डाला जाता है, उनको धूप में सुखा के बेक किया जाता है. ओके, सो दे आर कॉल्ड अनबेक्ड ब्रिक्स. So the first or the most earliest temples that have been found is made up of unbaked bricks. It was a small shrine, छोटा सा मंदिर था. But otherwise the temples were very very huge, okay. And उन temples में बहुत सारे rooms होते थे और सारे rooms के बीच में एक बड़ा सा courtyard होता था, right. और the focus was God, the worshipping of God. So to worship God, they used to offer grain or fish or curd मतलब दही, okay, and various things, eatable items. The temples were not only used to worship God, but they were also used as centers of processing food. ठीक है, जैसे कि it was said during that time कि God was also the owner of agricultural fields. जहाँ पे कोई भी खाने की चीज़ उगाई जाती है तो भगवान उसको ओन करते हैं. So for that reason जितना भी खाने का मटेरियल था, जो भी उगाया जाता था, वो पहले गॉड को सर्व किया जाता था. तो क्योंकि इन मंदिरों में बहुत सारे रूम्स होते थे और बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स होते थे, तो कभी कभी जो फूड जो प्रोसेस होने के लिए, जैसे कि धान है, ये सब उस मंदिर के अंदर ही ये काम होता था, ओके, उनको प्रोसेस किया जाता था. मंदिर जो बनाने का जो प्रोसेस था वो मंदिर के बनने के बाद के प्रोसेस से भी ज़्यादा था, ओके, बिकॉज there were places where stones and bricks were not easily available, so they had to hire men जो कि ये पत्थर और ईंट उठा के लेकर आएंगे, right. Now people who helped in making these temples were like laborers,
और इन लेबरर्स को जैसे कि पेमेंट मिलता है, क्योंकि वो लोग बहुत नंबर्स में काम करते थे और कम से कम एक दिन में 10-10 घंटे काम करते थे, तो उनको पेमेंट कैसे होता था? They were paid by the kings or the owners of the temples or those who were making the temples. They used to give them ration. Okay, means records have been found that those people who were helping in making the temple were distributed ration like rice, oil, wheat, खाने की चीज़ें उनको, जैसे हर महीने राशन सबके घर में आता है, वैसे उनको काम करने के लिए महीने का राशन दिया जाता था, which means that they were not paid in money or currency or any other thing, they were paid in kind. ठीक है, उनके घर पूरा पूरा महीने का जितने दिन वो काम करते थे उतने दिन का राशन उनके घर पे पहुंचा दिया जाता था. But picking those bricks, carrying those bricks from one place to another, that was a very, very tedious work. It was a very laborious work. और बहुत मुश्किल काम था, लेकिन लोग उसको करते थे, and that was one of the occupations also. अब हम आते हैं थोड़ा आगे चल के कि कैसे जो नदियाँ थी उस समय में या क्या जो लोग थे वो आपस में उनमें काफ़ी लड़ाइयाँ भी रहती थी. तो वो लड़ाइयाँ क्यों रहती थी? Now this river, I told you, river Euphrates was a river which was very flood prone. ठीक है, तो कुछ रीजंस, नेचुरल रीजंस थे जिनकी वजह से आपस में जितने ट्राइब्स थे, अब एक ही किस्म के लोग नहीं रहते थे. Different type of people lived in that society. Some were very rich, some were very poor, some were middle class people. So all these people had made groups according to their tribes, and there was a lot of डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेस इन द सेंस कि उन लोगों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए. लेकिन लड़ाई का रीज़न क्या था, लड़ाई का कारण क्या था? ओके, what was the reason why they used to fight? So we can divide these reasons into natural reasons and man-made reasons also. Okay, number one, naturally जो river Euphrates है ये एक flood prone river है. इसमें बहुत हमेशा ही साल में एक बारी तो फ्लड्स आते ही थे, राइट? जब फ्लड्स आते थे तो कभी कभी जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज जो जाती थी वो दे यूज्ड टू चेंज देयर कोर्स, यानी कि इफ दे वर जनरली अ रिवर गोज लाइक अ स्नेक, ओके, लाइक अ मियांडर, ऐसे घूमता हुआ रिवर आता है. लेकिन फ्लड के टाइम में पानी इतना ज़्यादा फ्लो होता था, इतना करंट होता था पानी में कि वो सीधे बहते थे. ठीक है, जिससे कि रिवर्स की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाती थी. जब वो रिवर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी तो पानी उन एरियाज में चले जाता था जहाँ पे पानी इतने फ्लो में नहीं आता था. जहाँ पे पानी कम फ्लो में आता था वहाँ पे विलेजेस बने हुए थे. Okay, they made their villages in such a manner that lot of water would not destroy them. But when the floods used to come, this water used to destroy those villages. Okay. Then there have been through sources we have also seen that villages had to be relocated. जैसे कि बाढ़ आई, एक विलेज तबाह हो गया, तो वहाँ के लोग शिफ्ट होके दूसरी जगह पे अपने आप को बसा लेते थे, राइट? दैट मीन्स दे वर रीलोकेटिंग. देयर villages were destroyed through flood water, so they would go to another place and settle there. When the flood would come in the next year or in the years to come and destroy that village, then they would shift to another place. So they were people who did not have permanent houses because of the floods, right? And because of this reason they had to relocate themselves time and again. जो man made reasons थे वो ये थे, जैसे कि अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा. जैसे रिवर होता है वो एक ऊंचाई से
नीचे, हिल से नीचे की तरफ आता। तो जो ऊपर के तरफ जो अप हिल पे लोग रहते थे, जब यही फ्लड वाटर्स या रिवर वाटर जब भी आता था, वो लोग क्या करते थे, रिवर में नालियाँ खोद कर उसका पानी डाइवर्ट कर देते थे। अपने जो अप हिल पर हैं वो नालियाँ खोद कर पानी को अपने खेतों की तरफ डाइवर्ट कर लेते थे। सो व्हेन दे वुड डाइवर्ट द वाटर ऑन टॉप, देन द फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल वुड बी लेस, नीचे पानी कम आता था। तो या फिर जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी तो बहुत सिल्ट इकट्ठा हो जाता था, तो वो सिल्ट खोद के अपना तो क्लियर कर देते थे, लेकिन खोद के एक जगह और दूसरी जगह डाला जहाँ से पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अब सारा सिल्ट यहाँ से खोद के उन्होंने सिल्ट इधर रखा, अपना रास्ता तो खोल दिया। When they are coming down there, the water is being blocked because the silt is over here, right? तो जो नीचे लोग रह रहे हैं वो लोग ऊपर वाले लोगों से लड़ने लगते थे कि तुमने रास्ता बंद कर दिया या पानी हमारे पास नहीं आ रहा है। सो देयर वाज लाइक कंटिन्यूस फाइट बिकॉज ऑफ लैंड एंड वाटर, एंड पीपल यूज्ड टू they had वॉर टाइप सिचुएशन भी हो जाती थी, इतनी लड़ाई होती थी। जब वॉर टाइप सिचुएशन होती थी, जो ट्राइब्स के चीफ होते थे वो लड़ने जाते थे। जब वो लड़कर वापस आते थे तो जैसे कि सपोजिंग ही हैज़ वन द वॉर, सो ही विल लूट, दूसरे जहाँ जो पार्टी हारी है उसको लूट कर वापस आएंगे। देन दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द wealth that they conquered in that loot. Okay, they used to distribute all the wealth among the people of the village. Why did they do that? So that their influence might remain there. मतलब उनका जो रेपुटेशन है या उनकी सुप्रीमेसी है वो बनी रहे, क्योंकि अगर वो अपने लोगों को खुश रखेंगे, उनको वेल्थ अपनी बांट देंगे, तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। दैट वॉज वन रीज़न। अनदर थिंग वॉज दैट जितना भी वो लोग पैसा लूट कराते थे या ज्वेलरी लूट कराते थे, उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन वो टेम्पल्स को दे देते थे, राइट? दे वुड ऑफर इट इन द टेम्पल्स। नाउ वन ऑफ द सिटीज़, आई वुड से द सिटी ऑफ उरुक वॉज बिगर देन मोहेंजोदारो, ओके? एंड इट इज़ सीन दैट जो वॉर होते थे उसमें जो वॉर प्रिजनर्स हैं या जो लोकल चोरी करते थे या कोई क्राइम कमिट करते थे, जो क्रिमिनल्स थे लोकली, जो भी गुनाह करते थे, उनको पकड़ा जाता था, तो उन्हीं लोगों को वो लोग ऐसा स्लेव टाइप बनाते थे और उन्हीं लोगों से वो मंदिरों को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। Okay, so whether they are bringing stones or big boulders or bronze or any metal or any statue, whatever they were bringing or carrying, these war prisoners and the captives would carry them. Okay, इतना आसान नहीं होता था। एक पत्थर को खिसकाने के लिए कम से कम 100-200 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय मशीन्स नहीं थे, कोई कार्ट्स नहीं थे। कार्ट्स थे पर इतने अच्छे से नहीं चलते थे, राइट? आई मीन देयर वे ऑफ वर्किंग वाज वेरी डिफरेंट दैन द प्रेजेंट डे सिस्टम। सो दीज workers or these prisoners or these slaves would work 10 hours a day, and it is said that to build a temple in Uruk, it took 1500 men for a period of 5 years. जैसे हमारा ताजमहल बना था, वैसे ही जो टेम्पल उरुक में बना है उसको 5 साल लगे थे बनने में, और 1500 लोगों ने उसको बनाया था। एंड दे यूज्ड टू वर्क 10 hours per day, और उसके बदले में उनको खाने के लिए राशन दिया जाता था, राइट? सो the urbanization or we could say the development of the cities basically took place where the cities were dedicated to some gods. So definitely जैसे अगर वॉर जीत कर आए हैं
तो वो किसी गॉड के लिए एक टेम्पल को डेडिकेट कर देंगे और फिर वो टेम्पल वहाँ बनना शुरू हो जाएगा, राइट। सो जैसे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और जो रिसोर्सेज हम लोग को मिले हैं उससे हमको पता चला है कि वी हैव फाउंड नंबर ऑफ टेम्पल्स. Now we come to the second part of the module, which is life in the city. What kind of life did they live during that time? Firstly, there were जैसे कि society में there was a very small section of society जिसको हम elite class कह सकते हैं, जिनको हम बहुत जो rich nobles बोल सकते हैं, ठीक है. बहुत छोटा, ज़्यादातर लोग आम आदमी जैसे गरीब तो नहीं कहेंगे पर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे. बट वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिलोंग टू द रिच नोबल क्लास और वी कैन से द elite क्लास. कैसा हमको पता चला है? क्योंकि हम लोगों को जब खुदाई हुई है तो हमको ज्वेल्स मिले हैं, हमको गोल्ड के बर्तन मिले हैं, हमको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि शायद राजा लोगों को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था, लोग उनको म्यूज़िक बजा के सुनाते थे. और हम लोगों को सोने के खंजर भी मिले हैं. सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ साइन दैट ओनली मे बी किंग्स एंड चीफ्स यूज्ड टू यूज़ गोल्ड डैगर्स, राइट. जो फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था, मतलब मम्मी पापा और बच्चे. प्रॉपर्टी हमेशा बेटे को दी जाती थी, लेकिन जब शादी होती थी तो लड़की के माँ बाप से कंसेंट ज़रूर लिया जाता था और लड़की से भी पूछा जाता था कि आप फला लड़के से शादी करने को तैयार हैं कि नहीं, राइट. एंड जब शादी होती तो ऑब्वियसली गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था, जैसे अभी भी होता है. और लोग आते थे, गिफ्ट्स देते थे और उन लोगों के लिए टेम्पल्स में ही खाना वाना पार्टी प्रिपेयर की जाती थी. We have also seen that the people during that time were very very superstitious people. यानी कि जैसे कि उनके जो घर होते थे उनमें विंडोज़ नहीं होती थी, राइट. और सब ऐसे स्क्वायर शेप में होता था, सारे कमरे के दरवाजे कोर्टयार्ड की तरफ खुलते थे. सो द लाइट दैट यूज्ड टू कम वाज फ्रॉम द doorways or the courtyard, right. We have also seen that the cities were not as well planned as we see in Harappa and Mohenjo-daro. अगर हम हरप्पा और मोहनजोदारो की सिटी का टाउन प्लान देखते हैं तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे, पर इधर हम लोगों को ये चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं. जो सड़कें थी वो बहुत ज़्यादा वाइंडिंग रोड्स थी, मतलब बहुत सारा मोड़ आते थे उसमें, और नालियाँ थी, क्ले पाइप्स थे, स्लोप्ड रूफ्स थे, पर कोई ऐसा जो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे नहीं था, जैसा कि हम लोग हरप्पा और मोहनजोदारो में देखते हैं. सेमेट्रीज यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि जब लोग मरते थे तो उनको गाड़ा जाता था उस ज़माने में. तो कुछ एक सेमेट्रीज मिली हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी गाड़े जाते थे और आम आदमी लोग भी गाड़े जाते थे. लेकिन कभी कभी हमने ये भी नोटिस किया है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, घरों के अंदर भी कब्रें होती थी. Okay, so that was also one of the characteristics of the society that they lived in. Okay, so coming to the end of the lecture, today I have explained you how they made temples and why they made temples, and how they worshipped various nature gods, और उन गॉड्स के लिए ही वो टेम्पल्स को डेडिकेट किया जाता था. क्यों उनमें लड़ाइयाँ होती थी पानी और ज़मीन को लेके, और उनकी जो लाइफस्टाइल था या उनका कल्चर या उनके ट्रेडिशन थे, उनके बारे में मैंने आपको कुछ इस लेक्चर में बताया है. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, वेरी गुड, एंड इफ़ यू हैव नॉट and if you have any doubts, please do let me know. I'll be happy to help you. Okay, so take care. I'll meet you again on Thursday
where I will finish this chapter. Okay, so take care. Bye.